नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आगरा की ब्लॉगर रितिका हत्याकांड से जुड़ा एक और खुलासा हुआ है। दरअसल रितिका की पर्सनल डायरी का पेज अब वायरल हो रहा है। रितिका ने इस डायरी में अपने दुख और संघर्ष की दास्तां लिखी है। रितिका ने लिखा है कि आकाश का परिवार परेशान करता था, झूठे फोटो दिखाकर आकाश बदनाम कर रहा था। पत्र में दीपाली नाम की महिला पर भी परेशान करने का आरोप लगाया गया है। ये डायरी 10 जून 2021 को रात 12:45 पर लिखी गई थी और उसी का ये पेज सामने आया है, जिससे पता चलता है कि रितिका लगातार परेशान चल रही थी और पुलिस की भूमिका किस तरीके से लचर रही है इस पूरे मामले में, ये अब जग जाहिर हो चुका है। तो यही वो डायरी का पन्ना है जो वायरल हो रहा है। 10 जून को ये डायरी लिखी गई थी और 24 तारीख को रितिका की हत्या हुई थी। में रोजाना एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। 24 जून को इसी अपार्टमेंट में जब रितिका की हत्या की गई, उससे 14 दिन पहले रितिका की डायरी का एक जो पन्ना है वो एबीपी गंगा के हाथ लगा है, जिसमें कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी के जो कहा जाए जो दुख हैं और जो संघर्ष की दास्तां हैं उसको बयां करती हुई नज़र आ रही है। 14 कहा जाए जो 24 जून को इस वारदात को अंजाम दिया गया, 10 जून की रात 12:45 बजे रितिका ने अपनी डायरी में लिखा है कि आकाश लगातार उसे बदनाम कर रहा है, उसके फ़ोटो को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। इसके साथ ही वो अपनी जो डायरी में लिखती है कि किस तरीके से दीपाली अग्रवाल नाम की जो महिला है वो लगातार उसको परेशान कर रही है, उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ये उसने रितिका ने अपनी डायरी में लिखा हुआ है। तो उसके साथ ही उसने ये भी लिखा है कि बचपन से उसने संघर्ष देखे हैं, बड़ी हुई है तो लोगों के चेहरे पर खुशी लाने की उसकी कोशिश रही है, लेकिन क्या पता कि पूरी ज़िंदगी उसको संघर्ष ही देखना पड़ेगा। तो यानी 10 जून को कहीं ना कहीं 12:45 बजे रात में रितिका ने अपनी डायरी में ये सारी चीज़ें लिखी और इससे ये स्पष्ट होता है कि रितिका हत्या वाले दिन से पहले, उससे कुछ दिन पहले से लगातार मेंटली ट्रॉमा से गुजर रही थी, यानी मानसिक तनाव से गुजर रही थी। और इससे ये भी स्पष्ट होता है कि आकाश लगातार उसे ट्रेस कर रहा था, उसको कहा जाए मेंटली हैरेस कर रहा था, ये सारी चीज़ें। और ऐसे में अब पुलिस को इन सारी चीज़ों को अपने जांच के दायरे में लाना चाहिए। इसके साथ ही जिस तरीके से जो मार्च महीने में ही रितिका ने एसएसपी फिरोजाबाद को चिट्ठी लिखकर अपनी जान की गुहार और सुरक्षा कस्टडी सिक्योरिटी प्रदान करने की बात कही थी और इसमें यह भी कहा था कि अगर उसके साथ कोई अनहोनी होती है तो इस लेटर को अंतिम कथन माना जाए, यानी डाइंग डिक्लेरेशन माना जाए। तो अब समझा जा सकता है कि किस तरीके से इस हत्याकांड से पहले भी कई दिनों से एक कहा जाए आकाश और जो दीपाली की फैमिली है वो रितिका के पीछे पड़ी हुई थी और उनको एक अदद दिन की तलाश थी कि वो अदद दिन के ज़रिए किस तरीके से फुल प्रूफ प्लान के ज़रिए रितिका को ठिकाने लगाया जाए। आगरा से लेतन उपाध्याय, एबीपी गंगा। तो जो आशंका रितिका ने जताई थी वो हुआ और रितिका हत्याकांड की जांच से परिजन बेहद निराश हैं। परिजनों का आरोप है कि अब तक 2 फरार हत्या आरोपी अनवर और चेतन पकड़े नहीं गए। वहीं पुलिस बाइक को भी लावारिस दिखा रही है। कई सारे ऐसे तथ्य हैं जिससे पुलिस की जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार सवालों के घेरे में आगरा पुलिस। और सवाल यही है कि आगरा पुलिस आखिर इस मामले में जांच कर नहीं रही है या फिर कोई उन्हें रोक रहा है। रितिका हत्याकांड में पुलिस की जांच से रितिका के परिवारीजन पूरी तरह से नाखुश और असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। 24 जून को इसी ओम श्री प्लेटिनम अपार्टमेंट में रितिका की हत्या की गई थी और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एक तरफ अनवर और चेतन को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। यानी आकाश के साथ जो 2 लोग आए थे, जो मेल सदस्य आए थे, उनको अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। 2 महिलाओं समेत मौके से आकाश को ज़रूर पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तार किया था, क्योंकि इस अपार्टमेंट का जो गेट है उसे बंद कर दिया गया था। तो और लोगों ने उन तीनों को पकड़कर, उन हत्या आरोपियों को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। लेकिन अभी भी अनवर और चेतन फरार हैं और ये कहीं ना कहीं रितिका के जो परिवारीजन हैं वो पुलिस की कहीं ना कहीं उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि आखिर पुलिस अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाई है, जबकि सारे साक्ष्य मौजूद हैं, सारी कड़ियाँ जुड़ चुकी हैं। इसके साथ ही जिस तरीके से जो बाइक है जो लावारिस दिखाई गई है, जो बाइक
कहीं ना कहीं दीपाली के मां के नाम आशा अग्रवाल के नाम रजिस्टर्ड है। उस बाइक को जिस तरीके से पुलिस ने लावारिश दिखाया है, इस पर भी रितिका के जो परिजन हैं सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब बाइक को यहाँ से पुलिस लेकर गई है तो जीडी में उस बाइक को क्यों लावारिश दिखाया गया है। और आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर आज उन्होंने छात्रों के बीच लैपटॉप वितरित किए। उन्होंने 10वीं और 12वीं के टॉपर छात्रों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि वो सरकार में नहीं है, इसलिए कुछ छात्रों को ही लैपटॉप दे रहे हैं और सरकार को याद दिला रहे हैं कि सभी छात्रों को लैपटॉप सरकार दे, क्योंकि सरकार ने वादा पिछली बार भी किया था और इस बार भी किया, लेकिन लैपटॉप बांटे नहीं गए। जीवन में यही है, मेहनत करने वाला ही आगे बढ़ता है, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, जिसका रास्ता साफ सुथरा है वही बढ़ता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग और भी हैं समाज में जो कभी कभी मौका पा जाते हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं हैं। नकल से पास होने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। जो अपनी मेहनत से पास होता है वो खुद भी सफल होता है और आगे भी सफल होगा। मैं 10th और 12th के बच्चे जिन्होंने सबसे अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जो कहावत है कि हार्ड वर्क नेवर गोज अनरिवार्डेड, जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, अंतोगत्वा उन्हें सम्मान मिलता ही है। सरकार हमारी नहीं है तो कुछ ही बच्चों को दिया है मैंने लैपटॉप, और इसलिए लैपटॉप दिया है सरकार को याद दिलाने के लिए कि सरकार ने पहले भी वादा किया था कि लैपटॉप देंगे और इस बार भी वादा किया कि लैपटॉप देंगे। मुझे नहीं पता कि कब सरकार देगी, लेकिन आपको मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि सरकार याद करे। हम तो कुछ ही को दे सकते हैं, लेकिन सरकार सबको दे सकती है। जो वादा किया था कि सबको लैपटॉप देंगे, अब देखते हैं कि आने वाले समय में कब वो सबको लैपटॉप देंगे। पिछली बार तो नहीं दिया, शायद इस बार दे दें। और इटावा में सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। सपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने केक काटकर अखिलेश यादव की तस्वीर को केक खिलाया। इस दौरान सपा जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने कहा कि समाजवादी लोग हार मानने वाले नहीं हैं। तो इटावा में जो समाजवादी पार्टी का दफ्तर है वहां पर उनका जन्मदिन मनाया गया। आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है और आप जानते हो कि आज सभी जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ, बहुत हर्ष के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन मना रहे हैं। और पूरे जनपद में मैं समझता हूँ लगभग सभी जगह पार्टी कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ अध्यक्ष जी का जन्मदिन मना रहे हैं। गोरखपुर में आज सीएम योगी के दौरे का दूसरा दिन था। सीएम योगी ने आज सबसे पहले जनता दरबार लगाया, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुनकर इसके समाधान के निर्देश दिए। उसके बाद सीएम ने निःशुल्क भोजन वाहन को हरी झंडी दिखाई, जिसके जरिए हर रोज 1000 लोगों को निःशुल्क भोजन मिल सकेगा। वहीं आज सीएम ने गोरखपुर में ही संचारी रोग अभियान की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने बच्चों को खिलौना और महिलाओं को उपहार भी दिए। संक्रामक रोगों के खिलाफ अभियान की आज से शुरुआत हो गई है। सीएम ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की। सीएम योगी ने इस दौरान बीमारियों पर नियंत्रण की बात बताई। उन्होंने कहा कि यूपी में 95% दिमागी बुखार पर नियंत्रण कर लिया गया है और महज 5% बच्चे दिमागी बुखार से पीड़ित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि धीरे धीरे बीमारियों पर नियंत्रण हो रहा है। 5% जो बच्चे अभी भी दिमागी बुखार की चपेट में आते हैं, चाहे वह जापानी इंसेफ्लाइटिस हो या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस हो, उन 5% बच्चों को भी पूरी तरह दिमागी बुखार से मुक्त करने और दिमागी बुखार की हमेशा के उन्मूलन की दिशा में अब नए कदम को आगे बढ़ाने के लिए ही यह विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान का शुभारंभ आज फिर से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारी अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन भी हमारे पास है, उसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की बीमारी भी देखी जाती है। उस जगह दिमागी बुखार है,
कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां मलेरिया आदि पाया जाता है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो डेंगू की दृष्टि से जो संवेदनशील होते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो चिकनगुनिया के लिए संवेदनशील होते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो कालाजार के लिए संवेदनशील होते थे। धीरे धीरे करके इन पर नियंत्रण किया गया। जैसे कालाजार उत्तर प्रदेश ने नियंत्रित कर लिया है। मलेरिया को बहुत शीघ्र नियंत्रण करने की दिशा में जो कदम बढ़ाए गए हैं, हम नियंत्रण करने की ओर अग्रसर हैं। पोलियो उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 10 वर्ष के अंदर एक भी मामला देखने को नहीं मिला है। मलेरिया को प्रभावी नियंत्रण करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं। ये तमाम कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं। गोरखपुर में जहां सीएम योगी ने इसकी शुरुआत की, वहीं डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने नोएडा जिला अस्पताल से इसकी शुरुआत की। उन्होंने हर झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। तो देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नोएडा का जो अंबेडकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहां पर डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे और वहां पर उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। पंचायती राज, स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग जैसे 10 विभाग शामिल हैं। इनके माध्यम से जो मच्छर जनित रोग हैं उनको पनपने से हम रोकेंगे। जहां जल भराव होगा, जहां कहीं गंदगी होगी, नाले में सफाई नहीं होगी या कुछ कुपोषित बच्चे होंगे या जिनको बुखार आ रहा होगा, ऐसे सभी मरीजों की और गंदगी की हम पहचान करेंगे और संबंधित से उसको दूर करने के लिए कहेंगे। कुपोषित बच्चों को और जो बुखार के रोगी हैं या अन्य रोग हैं, उनके लिए हम स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर उनका इलाज सुनिश्चित करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार सीएम योगी की सख्ती के बावजूद कुछ लोग स्वास्थ्य सेवाओं को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं और ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली फिरोजाबाद में, जहां एक तीमारदार अपनी 12 साल की बच्ची को लेकर पहुंचा। दावा है कि वो उसके सरकारी ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचा। वहां उसे ये बोल दिया गया कि यहां बच्चों का इलाज नहीं होता। वहीं बच्ची को गोद में उठाए उठाए घूमता रहा। उसे न तो एम्बुलेंस मिली, न स्ट्रेचर मिला, न इलाज मिला। तो ये स्थिति है। तो भले ही सरकार गंभीरता दिखाए, लेकिन जिन पर स्वास्थ्य महकमे को चलाने की जिम्मेदारी है, जिन अधिकारियों पर, जिन डॉक्टर्स पर, उनका रवैया सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अंदर क्या बोल दिया उन्होंने? उन्होंने कह दिया सोचियाँ ले जाओ। तो स्ट्रेचर वगैरह, एम्बुलेंस वगैरह नहीं है? नहीं, कुछ नहीं दी उन्हें। स्ट्रेचर लाने दी, उन्हें अलाउ नहीं यहाँ पर ले आना इस रोड। आप कहाँ ले जा रहे हो? सोचियाँ पर ले जा रहे हैं। तो कुछ कोई उन्होंने कोई यहाँ पे आपके वाहन का कोई इंतजाम नहीं किया सरकारी? अरे नहीं किया उन्होंने। जो बैठे हुए हैं, क्या नाम उनका, फाविस्टर बोलते, क्या बोलते हैं उनको डॉक्टर? हाँ। उन्होंने नाम पूछा, कितने साल की उम्र है। तो आप गोद में ले जा रहे हैं उनको? गोद में ले आए, कोई साधन नहीं दिखा है। गोद में लेके आए। जब कोई साधन नहीं मिल रहा तो क्या कराया? सरकारी कोई साधन दिया ही नहीं उन्होंने। प्रतापगढ़ में मदरसे पर गरजा है बाबा का बुलडोजर। मामला कुंडा इलाके के परियावा बाजार का है, जहां पर मदरसे की बाउंड्री और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर मदरसा संचालक और एक अन्य व्यक्ति ने अतिक्रमण कर निर्माण कर लिया था, जिसकी शिकायत पर भारी पुलिस बल के साथ तहसीलदार की अगुवाई में जेसीबी लगाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। तो ये प्रतापगढ़ के कुंडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण था, मदरसे की दीवार बनाई गई थी और इसी की बाउंड्री को ध्वस्त किया गया। सरकारी ज़मीन पर मदरसा संचालक और एक अन्य व्यक्ति ने अतिक्रमण करके निर्माण कर लिया था और देखिए इस पूरे निर्माण को धराशायी कर दिया गया। भारी पुलिस बल तैनात किया गया था वहाँ पर और तहसीलदार ने पूरी कार्रवाई करवाई। बागपत में बस चालक की हत्या के मुख्य आरोपी 25,000 रुपए के नामे हिस्ट्रीशीटर अशोक उर्फ वैगन और उसके साथी की देर रात पुलिस से मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से फायरिंग में हिस्ट्रीशीटर बदमाश और एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। हिस्ट्रीशीटर का साथी भागने में कामयाब रहा। पुलिस गिरफ्त में आए बदमाश पर गंभीर धाराओं में 20 मुकदमे दर्ज हैं। यही थाने में मितली और बसौत मार्ग पर अभी एक थोड़ी देर पहले पुलिस की मुठभेड़ बदमाशों के साथ हुई है,
जिसमें से एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुआ है। घायल बदमाश अशोक बैगन नाम का अपराधी है, जिसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था और ये एक हत्या में वांछित चल रहा था। एक बदमाश मौके से फरार हुआ है, उसके लिए काम्बिंग की जा रही है। शीघ्र उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। अभी 9 तारीख को अशोक बैगन के द्वारा एक विक्की नाम के व्यक्ति की हत्या की गई थी, उसी में ये फरार चल रहा था। सुल्तानपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना उस वक्त हुई जब एक अनियंत्रित ट्रक ने ई-रिक्शे को टक्कर मार दी और ये मामला है देहात कोतवाली क्षेत्र के अयोध्या प्रयागराज बाईपास पर उदरा गांव का, जहां पर ई-रिक्शा को अनियंत्रित ट्रक ने गलत साइड से आकर टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जिसमें से 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। बनारस लखनऊ हाईवे है, उस पर एक्सीडेंट हुआ है उदरा गांव के पास और एक ई रिक्शा होता है उसकी टक्कर भरे हुए ट्रक से हो गई थी और काफ़ी तेज़ हुआ था। आमने सामने की टक्कर बताई गई है, तो काफ़ी 8 यहाँ पर घायल आए थे। अभी जो प्राप्त सूचना है उनमें से 5 उनमें से मृत्यु हो गई है। जो घायल है उनमें से एक की स्थिति अभी स्टेबल है। जैसा भी फिलहाल की सिचुएशन है उनका इलाज यहाँ हो जाता है। मुजफ्फरनगर में कार पलटने से 2 कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा खतौली कोतवाली क्षेत्र के पास NH 58 पर हुआ। इसमें राज्य मंत्री कपिल देव ने घायलों को अपनी एस्कॉर्ट से अस्पताल पहुंचाया। घायलों का इलाज चल रहा है। तो मुजफ्फरनगर की तस्वीर है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल गुजर रहे थे। उन्होंने मौके पर जो लोग हादसे का शिकार हुए थे उनका हालचाल जाना और जिन लोगों को इलाज की ज़रूरत थी फ़ौरन उन्होंने अपनी एस्कॉर्ट गाड़ी से उन्हें अस्पताल पहुंचवाया। नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बयान को गैर जिम्मेदाराना बयान बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि सिर्फ नूपुर शर्मा को नहीं बल्कि भाजपा नेतृत्व को इस पर माफी मांगनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी वजह से देश का माहौल बिगड़ा है और आपने माफी मांगने में देरी की, माफी भी मांगी तो अपने हिसाब से देश से माफी मांगी। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। और नूपुर शर्मा का कहना था कि मेरा किसी धर्म की को या धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। ये पूरी तरह राष्ट्र के सामने जाएं, नूपुर शर्मा माफी मांगे। मेरा कहना है सिर्फ नूपुर शर्मा माफी न मांगे, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, फिर उन बयानात के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए नूपुर शर्मा को संरक्षण देने के लिए, इस अपराध को संरक्षण देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए पूरे राष्ट्र से, टेलीविजन पर। और आज जुमे की नमाज को लेकर यूपी के हर शहर में अलर्ट जारी है। पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है और हर गतिविधि पर नजर रख रही है। हम आपको यूपी की 2 तस्वीरें दिखाते हैं जो नोएडा और श्रावस्ती की हैं, जहां पुलिस मुस्तैद है। ड्रोन से लेकर अन्य संसाधनों का प्रयोग कर पुलिस निगरानी कर रही है। संवेदनशील जगहों पर काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो जुमे की नमाज के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। यूपी सरकार भले ही सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के दावे पेश कर रही हो, लेकिन बाल मजदूरी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला पीलीभीत के पूरनपुर तहसील से सामने आया, जहां पर श्रम परिवर्तन अधिकारी ने पुलिस फोर्स टीम और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम के साथ अलग अलग जगहों से लगभग 10 बच्चों को रेस्क्यू किया, जिसमें से 4 बच्चों को CWC के समक्ष पेश कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं बाकी बच्चों के माता पिता समेत संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जा रही है। बाल श्रम के विरुद्ध जागरूकता अभियान जनपद पीलीभीत के पूरनपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया गया है। इसमें स्टेशन रोड है, मेन मार्केट है, कोतवाली रोड है, इसमें हमारा अभियान चलाया गया है। इसमें ASTU की टीम, चाइल्ड लाइन से और श्रम विभाग की तरफ से पूरा ये अभियान चलाया गया है। विभिन्न दुकानों पर लोगों को बच्चों से काम ना कराने के लिए जागरूक किया गया है और जो सेवा आयोजक या जो प्रतिष्ठान काम कर बच्चों से काम करा रहे थे वहाँ पर बच्चे चिन्हित किए गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।